बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। नादरीन, सबसे पहले मैं आपको खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट खबरें बता दूं, और ये इंफॉर्मेशन मैंने मुख्तलिफ जराए से कंफर्म की है। अली अमीन गंडापुर के बारे में मैंने आपको कई मरतबा बताया था कि जब वो खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला बने तो उनके पास खैबर पख्तूनख्वा में इख्तियारात नहीं थे। इख्तियारात बहुत कम थे, चंद चीजें वो कर पाते थे, कुछ चीजें वो नहीं कर पाते थे। वो अपनी मर्जी से चीफ सेक्रेटरी तब्दील करना हो, ट्रांसफर पोस्टिंग हो, या बहुत सारे मामलात हों, वो अली अमीन गंडापुर नहीं कर पा रहे थे। और उसके बाद जब सुहेल आफरीदी साहब आए तो ये तवक्को की जा रही थी कि शायद ये कंट्रोल हो जाएगी ब्यूरोक्रेसी। लेकिन मैं आपको जिम्मेदारी के साथ एक खबर दे रहा हूं कि ब्यूरोक्रेसी की एक बड़ी तादाद को और पुलिस के सीनियर अफसरान को और बहुत सारे इदारों को वफाक और एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और सिर्फ कोशिश नहीं कर रहे, वो बहुत हद तक कामयाब भी हैं। हत्ता कि एंटी करप्शन को मजबूर किया जा रहा है कि वो खैबर पख्तूनख्वा के वुज़रा के खिलाफ इस वक्त मुकदमात बनाए। यानी एंटी करप्शन के कुछ लोगों के ऊपर यह दबाव डाला जा रहा है, और आने वाले दिनों में एंटी करप्शन में कुछ रद्दोबदल करने के बाद आप देखेंगे कि मुकदमा शायद बनाए भी जाएं। सुहेल आफरीदी साहब के पास भी उस तरह से इख्तियारात नहीं है जिस तरह अली अमीन गंडापुर साहब के पास नहीं थे, और हालात बहुत पतले हैं। क्योंकि देखिए, ताकत का यहां कानून चलता है, एस्टेब्लिशमेंट का सिक्का चलता है। एक छोटा सूबा है, फिर जो एक पॉलिटिकल पार्टी है वो गैर रवायती पॉलिटिकल पार्टी है, कोई खानदानी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, मिडिल क्लास से उठ के एक वजीर आला बना है, और पूरा निजाम उससे लड़ने में लगा हुआ है। ऑफिसर जो है वो बात मानते नहीं है बहुत सारे, यानी कोई ना कोई बहाना या कोई ना कोई चीज होती है। कोशिश ये की जा रही है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नेंस के मॉडल को फेल किया जाए, लेकिन इसके बावजूद बड़ी उनकी ये कामयाबी है कि वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहते हैं, और अपने विजन के मुताबिक, अपने मंशूर के मुताबिक वो अब भी बाकी सूबों की निस्बत अच्छी कारकर्दगी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, रोड़े अटकाए जाने के बावजूद। ये उनकी अपनी एक पर्सनल कैपेसिटी है, और बड़ी बात है इस माहौल में काम करना। सुहेल आफरीदी साहब ने ऑपरेशन को रुकवाने की हर मुमकिन कोशिश की। ये जो खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन हो रहा है, इसको रोकने की उन्होंने सारी कोशिशें की। सुहेल आफरीदी ने, इन्होंने असेंबली के अंदर बात की, सड़कों के ऊपर बात की, अदालतों में खड़े होकर बात की, अडयाला के बाहर खड़े होकर बात की, इसके ऊपर इन्होंने बाकायदा जरगा बुलाया, उसके अंदर बात की, जलसों में खड़े होकर इस पे बात की। लेकिन ये सिस्टम टस से मस नहीं हुआ, बल्कि सिस्टम ने फैसला कर लिया कि उन्होंने ऑपरेशन करके रहना है, और अब वादिये तीरा को खाली करवाया जा रहा है। अब जब कुछ और नहीं है, देखिए, एक वजीर आला लड़ाई तो कर नहीं सकता ना, जंग तो नहीं लड़ सकता, वो आवाज ही उठा सकता है। एक पॉलिटिकल आदमी यही काम कर सकता है, अवाम को शऊर दे सकता है, उनके पीछे जा सकता है, हकायक सामने रख सकता है, एहतजाज कर सकता है। तो वो ये कर रहा है, लगातार कर रहा है सुहेल आफरीदी। अब सुहेल आफरीदी ने कुछ स्टेटमेंट दिए हैं वादिये तीरा जाने के बाद। अपनी जान को खतरे में डाला, अपने साथियों की जान को खतरे में डाला, और ये खतरा मोल लेकर वो वादिये तीरा में मुतासरीन के पास पहुंचे। और जिस तरह उनको मुतासरीन मिल रहे थे सारा दिन और शाम को, वो मनाजिर देखने से ताल्लुक रखते हैं। जिस तरह उनको बच्चे मिल रहे थे, बुजुर्ग मिल रहे थे, एक एक गाड़ी के पास जाकर वो पूछ रहे थे, और जो कतारें लगी हुई थी, लोगों को नहीं छोड़ा जा रहा था, उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं की जा रही थी। सुहेल आफरीदी ने वहां जाकर एक्शन लिया, और कम से कम लोगों की वो जो लंबी लंबी कतारें हैं उनके अंदर उनको रिलीफ दिलवाया। अब सुहेल आफरीदी साहब ने कहा कि ऑपरेशन का ऐलान करके अवाम को दुख और तकलीफ में झोंक कर बेसहारा छोड़ दिया गया। मैं इनका असल चेहरा अपनी कौम के सामने बेनकाब करूंगा। मैं आपसे हमेशा सच बोलूंगा, आपकी तकलीफ मेरी तकलीफ है, मुतासरा अवाम का तहफ्फुज और इज्जत अब मेरी बराह रास्त जिम्मेदारी है। फिर इसके बाद सुहेल आफरीदी ने कहा कि यह फौजी ऑपरेशन बंद कमरों में किए गए फैसलों का नतीजा है, जिसे हम पर बंदूक और बदमाशी के जरिए मुसल्लत किया गया है। नाकाम पॉलिसी पर सवाल उठाने वालों को कभी दहशतगर्दों का हामी और कभी स्मगलरों के साथ जोड़ दिया जाता है, जो सरासर नाइंसाफी है। इन पॉलिसियों की मुखालफत की वजह से इन्हें और इनकी कौम को निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि सब जानते हैं कि इनके सीने में अपने अवाम का दर्द है। ये बात जो सुहेल आफरीदी साहब ने अपने लोगों के बारे में वहां पे खड़े होकर ये बात की। फिर सुहेल आफरीदी ने मजीद वहां पे कहा कि तीरा के अवाम के साथ जो कुछ हो रहा है वो नाकाबिले कबूल है। बार बार नाकामी के बावजूद बंद कमरों में किए गए फैसले मुसल्लत किए जा रहे हैं। हालांकि 22 बड़े और 14,000 से ज्यादा छोटे ऑपरेशंस के बाद भी अमन की कोई जमानत मौजूद नहीं है।
तो काफी सुहेल अफरीदी ने आवाज उठाने की कोशिश की है। अब खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली को, बाकी असेंबलियों को, सेनेटर्स को, हर जगह पे इसके ऊपर बात करनी चाहिए और बाकायदा एस्टेब्लिशमेंट को जवाबदेह बनाना चाहिए कि बताइए कि पिछले जो ऑपरेशन हैं उनके नतीजे में आपने क्या हासिल किया और इस ऑपरेशन के नतीजे में क्या हासिल करेंगे, आदाफ क्या है और आपने हासिल क्या किया और लोगों की तकालीफ का अजाला कैसे होगा। नाज़रीन, असद उमर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, वैसे गैर जरूरी बयान है, ऐसे बयान से इज्तनाब करना चाहिए। पहले वो कंट्रोवर्सी में है। उन्होंने कहा कि अवाम सुहेल अफरीदी के लिए नहीं, इमरान खान के लिए निकली है। ये कराची की अवाम के बारे में वो कह रहे हैं कि अवाम सुहेल अफरीदी के लिए नहीं बल्कि इमरान खान के लिए निकली है। तो सुहेल अफरीदी ने कब कहा कि अवाम उसके लिए निकली है? बल्कि सुहेल अफरीदी तो खुद इमरान खान के लिए निकला है और अवाम के साथ निकला है। यानी ये अजीबोगरीब मंतक है, अजीबोगरीब चीज है। इस किस्म की कंट्रोवर्सी पैदा करने की जरूरत क्या है इस वक्त? लेकिन आप बेहतर समझ सकते हैं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के लोग नाज़रीन कराची पहुंच गए। महमूद खान अचकज़ई का नोटिफिकेशन हो गया और उन्हें अपोजिशन लीडर बना दिया गया। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वजीर आजम का शुक्रिया अदा करें, कोई कह रहा है जी नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा करें, कोई कह रहा है जी फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा करें। और लेकिन शुक्रिया तो इमरान खान साहब का अदा करना चाहिए जिन्होंने उन्हें नामजद किया और एक सीनियर सियासतदान को बलूचिस्तान के पसमानदा इलाके से एक शख्स को उन्होंने कहा जी बनाओ इसको अपोजिशन लीडर, और फिर वो अपोजिशन लीडर बना। महमूद खान अचकज़ई साहब ने एक फॉर्मूला दिया। देखिए, अपोजिशन लीडर तो बनाना उनका इस्तेहकाक है अपोजिशन का, वो जिसको मर्जी बनाए, इसमें तो हुकूमत का लेना देना ही कोई नहीं है। शर्त सिर्फ एक है कि वो एमएनए होना चाहिए, और अगर सूबाई असेंबली में है तो एमपीए होना चाहिए, और अगर सेनेट में है तो सेनेटर होना चाहिए। तो महमूद अचकज़ई साहब उस शर्त पे पूरा उतरते हैं। तो फिर क्या वजह है कि महमूद अचकज़ई साहब को अपोजिशन लीडर बनाने पे भी क्रेडिट लेने की कोशिश की जा रही है? भाई ये जो 4-5 महीने उनको नहीं बनाया, इसका क्रेडिट किसको देना है? कि पिछले 5 महीने जब 27वीं आईनी तरमीम करके आइन का गला घोंट दिया गया, उस वक्त अपोजिशन लीडर ही था पाकिस्तान में, वो जिम्मेदारी किसके सर पे जाएगी? आज क्रेडिट लेने के लिए सारे आ गए। भाई पिछले 5 महीने एक पाकिस्तान के अंदर अपोजिशन लीडर ही नहीं था, वो क्रेडिट भी तो लेना आप कि आप लोगों की वजह से नहीं था। महमूद खान अचकज़ई साहब ने जो स्टेटमेंट दिया उसमें उन्होंने एक लाइन ऑफ एक्शन दिया, पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है अगर मुज़ाकरात करने हैं तो। उन्होंने फॉर्मूला दे दिया। उन्होंने कहा जी आइन की बालादस्ती होगी, नंबर 2 कौमी हुकूमत बनाएं और 4 महीनों में नया इलेक्शन करवाएं और मौजूदा मुस्ताफी हो जाएं जो इस वक्त हुकूमत मौजूद है, फिर जो जीत जाए वो जिंदाबाद। फिर उन्होंने कहा ताकत का सरचश्मा मुंतखब पार्लियामेंट होगी, फिर एक अच्छा इलेक्शन कमीशन नया इलेक्शन करवाए, पॉलिसियां मुंतखब पार्लियामेंट से निकाली जाए, कुदरती वसाइल पर मकामी लोगों का हक होगा, लोगों की जबान और कल्चर का एहतराम किया जाए। उन्होंने कहा जी इन नकात के ऊपर आप मुत्तफिक हो जाए, इमरान खान से दस्तखत मैं करवा लाऊंगा। सादी सी बात है। अब यहां पे हो यह रहा है कि हुकूमत की कोशिश है कि अपोजिशन को साथ लेकर बैठ जाए, जरा वो तस्वीरें बन जाए, वीडियोज आ जाए। अभी देखें ना, नोटिफिकेशन आया तो पीटीआई वाले लाइन में खड़े होकर नोटिफिकेशन ले रहे हैं अयाज सादिक साहब से। एक आधा बंदा जाके भी ले सकता था, नोटिफिकेशन जारी हो गया, वो जाकर लेकर लाइन में खड़े होकर वो इतनी बड़ी अचीवमेंट बनाने की क्या जरूरत है? आप पाकिस्तान की जीती हुई पॉलिटिकल पार्टी है, आपका तो वजीर आजम होना चाहिए था, और आप अपोजिशन लीडर का ओहदा लेने में आपको 5 महीने लगे और सारे लाइन में लग के हंसते हुए जो है वो आप ये ओहदा ले रहे हैं, तो ना मुनासिब है, इसके बगैर गुजारा हो सकता था। बहरहाल इसी तरह की तस्वीरें इस वक्त हुकूमत को चाहिए ताकि इन तस्वीरों के जरिए से वो अपनी बालादस्ती और अपनी हुकूमत की लिजिटिमेसी वो ये साबित कर सके और अपनी हुकूमत का जवाब फराहम कर सके। नाज़रीन, बलूचिस्तान में जो खरान में वाकया हुआ उसकी तफसीलात कुछ और भी आई। अब हुकूमती ज़राए से जो खबर आई वो ये है कि खरान में सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाई की है और 12 शिद्दत पसंद हलाक हो गए। ये अब ISPR ने इसके ऊपर एक स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने कहा जी 15 से 20 शिद्दत पसंदों ने खरान में पुलिस स्टेशन पर हमला किया था। नेशनल बैंक और हबीब बैंक की इमारतों पर भी हमला किया गया, जिस दौरान उन्होंने बैंकों से लाखों रुपए की डकैती भी की। 34 लाख रुपया लिखा उन्होंने। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने जवाबी कार्रवाई की है, 12 शिद्दत पसंदों को हलाक कर दिया है और पुलिस स्टेशन में लोगों को यरगमाल बनाने की कोशिश को भी नाकाम बना दिया है। अच्छा, ये खबर अब आई है ISPR की जानिब से, जबकि दूसरी तरफ जो है वो पहले जो खबर आई थी जहां पे पुलिस के जराए थे
और मकामी जराए थे वो ये बता रहे थे कि कैदियों को भी छुड़वा के ले गए हैं, बैंक शंक भी लूट कर चले गए हैं, असला भी लेकर पुलिस से चले गए हैं और पुलिस का जो सामान है उसको नुकसान भी पहुंचाया। अब ये दूसरी खबर आई है, अब ये ऑपरेशन उसके बाद में हुआ या उसी ऑपरेशन का हिस्सा है, इस बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये वाकया बड़ा अफसोसनाक खारान बलूचिस्तान का जो इलाका है वहां पे हुआ है। अब बलूचिस्तान के जो वजीर आला है ना, वो आए मंजर आम पे और एक अजीबोगरीब उन्होंने मंतक दे दी। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के कई इलाकों में इंटरनेट टावर लगे हैं, किसके फंड से और क्यों लगे हैं, ये टूल्स रियासत के खिलाफ इस्तेमाल हुए हैं। वो ये कहते हैं जो इंटरनेट दूर दराज के इलाकों में जा रहा है ना, सड़कों पे, पहाड़ों में, चरागाहों में, ये जो इंटरनेट दूर दूर तक जा रहा है, ये इंटरनेट रियासत के खिलाफ इस्तेमाल हुआ है। वैसे दुनिया की शायद वाहिद हुकूमत है जिसको इंटरनेट से प्रॉब्लम है। इंटरनेट जदीद दुनिया का एक टूल है ना, इससे कनेक्टिविटी पैदा होती है, इससे राब्ते जन्म लेते हैं, इससे लोग तरक्की करते हैं, लेकिन हमारे यहां कहते हैं इससे दहशतगर्दी आती है। आप इंटरनेट बंद करके दहशतगर्दी रोकेंगे? आपको बंदूकों की और सामान की स्मगलिंग रोकनी चाहिए, आपको गैर कानूनी गाड़ियों, गैर कानूनी असले की स्मगलिंग रोकनी चाहिए, उससे दहशतगर्दी रुकेगी। आपको बॉर्डर के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, आपको अपनी रेट कायम करनी चाहिए, हर जिले के अंदर आपकी रेट होनी चाहिए। अब इंटरनेट बंद कर देंगे तो इसका मतलब तो यह है कि आपने ये तस्लीम कर लिया कि जिन इलाकों में हुकूमत का राज नहीं है वहां पे हम इंटरनेट भी नहीं जाने देंगे। ये बड़ी अजीब मंतक है। रियासत जो होती है उसकी जिम्मेदारी होती है, जो आदमी अकेला भी ट्रेवल कर रहा है दूर दराज इलाकों तक, तो जदीद दुनिया में रियासत की जिम्मेदारी है कि वो जब चाहे अपना फोन निकाले और राब्ता कर सके। इससे लोग अपने आप को सिक्योर महसूस करते हैं। लेकिन इन्हें लगता है कि इंटरनेट को इनके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, तो ये रियासत की कमजोरी है जो अपनी रेट साबित नहीं कर पा रही बदकिस्मती से। और बलूचिस्तान में, सिंध में वैसे भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। अब बिलावल की तारीफें की हैं अफसार आलम ने। अफसार आलम ने कहा कि बिलावल भुट्टो ने इस्लामाबाद में अंग्रेजी में प्रेजेंटेशन दी। भाई अंग्रेजी उसको आती है, वो अंग्रेजी में प्रेजेंटेशन दे दे, ये कौन सी बड़ी बात है। यहां छोटे छोटे बच्चे हैं जहां मैं रहता हूं, ये स्कूलों में पढ़ते हैं, बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं क्योंकि उनकी जबान है। बिलावल ने सारी उम्र वलायत में गुजारी है तो उसकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है। अंग्रेजी और उर्दू की बात ना करें, कॉमन सेंस की बात करें। और क्योंकि अंग्रेजी में अच्छी प्रेजेंटेशन दी है तो जिसमें उन्होंने अपने सूबे में काम और चैलेंजेस बताए हैं, ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट का तर्ज सियासत कमाल था। इमरान खान साहब भी वहीं के पढ़े हुए हैं, बेनजीर भुट्टो भी। ये बताएं आपका लीडर नवाज शरीफ कहां से पढ़ा हुआ है, जरा वो भी पता करवा ले। तो अंग्रेजी, क्योंकि अफसार आलम साहब को लगा कि शायद अंग्रेजी बोलने से आदमी बहुत पढ़ा लिखा और बड़ा दाना और दानिश्वर हो जाता है। हालांकि जापान के अंदर बेहतरीन पढ़े लिखे शानदार लोग हैं, उन्हें अंग्रेजी नहीं आती, वो अपनी जबान में तालीम हासिल करते हैं। दुनिया के और भी बहुत सारे ममालिक हैं, जर्मनी आप चले जाए, शानदार तालीम याफ्ता नौजवान है, क्या जबरदस्त तरक्की कर रहे हैं, साइंटिस्ट हैं, उनको अंग्रेजी नहीं आती। तो ये अंग्रेजी कोई वजह नहीं है कि आप पढ़े लिखे और समझदार हैं तो आपको अंग्रेजी आएगी, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। अब बिलावल ने क्योंकि अपना बचपन वहां गुजारा, उसको उर्दू ठीक नहीं आती, उसको इंग्लिश आती है, तो ये अब कोई वजह तो नहीं है। देखिए ना, आप एजुकेशन के ऊपर आप बात करें, पढ़ा लिखा है, तो जरा बिलावल के सिंध का हिसाब लगा लेते हैं ना। ये हुकूमती इकोनॉमिक सर्वे की बात मैं आपको बता रहा हूं, किसी और की नहीं बता रहा। हुकूमती इकोनॉमिक सर्वे 2025 के मुताबिक सिंध के 69% सरकारी स्कूल बिजली से महरूम है, 43% में टॉयलेट ही नहीं है, 42% स्कूलों में पीने का पानी दस्तयाब नहीं है, जबकि 39% की चार दीवारी ही मुकम्मल नहीं है। सिंध में 17 सालों से बिलावल की हुकूमत है, ये वहां पे हुक्मरान है। क्या बिलावल इसका जवाब दे सकते हैं कि ये सारा कुछ क्यों नहीं है सिंध में? देखिए, अगर जवाब लेना तो फिर बिलावल से इस बात का जवाब मांगे ना। अगर अकेला खुद जाके बाहर जिंदगी गुजारी और ऑक्सफोर्ड में पढ़ के आ गया तो उससे कौम को क्या फायदा है? 17 साल से वहां पे हुकूमत है और स्कूलों की हालत आप देख लें। खैबर पख्तूनख्वा तालीम में आपसे आगे जा रहा है, पंजाब के अंदर स्कूलों को प्राइवेटाइज करते जा रहे हैं। इनकी प्रायोरिटी नहीं एजुकेशन, इनको पता है जो तालीम हासिल कर लेता है उसे शऊर आ जाता है, वो सवाल पूछता है, सवाल से इनको मौत पड़ती है। तो ये नाजरीन एक चीज थी, मैंने कहा मैं आपके सामने रखूं। राना सनाउल्लाह साहब ने एक दावा किया, उनके बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राब्ते हो रहे हैं। ये मैं चाहता हूं कि जो राना सनाउल्लाह ने एग्जैक्टली कहा वही मैं आपको पढ़ के सुनाऊं, ये इंपॉर्टेंट है चीज। राना साहब ने कहा, महमूद अचकजई और सीनियर पीटीआई रहनुमाओं से राब्ता रहता है, लेकिन गालम गलोच और कल्ट ब्रिगेड की वजह से नाम जाहिर नहीं करते।
यानी पीटीआई के लोग या चकजई साहब बताते नहीं है कि उनका राब्ता हो रहा है, वो राब्ते में रहते हैं। राणा साहब ने ये दावा किया, क्योंकि वो लोग उनके खिलाफ शुरू हो जाते हैं सोशल मीडिया वाले, और उनकी शामत आ जाती है, लेकिन पीटीआई वालों से राब्ता रहता है। देखिए, पॉलिटिकल लोगों का राब्ता रहना बहुत अच्छी बात है। मैंने कई मरतबा कहा कि बदतरीन सियासतदान या चोर डाकू सारे मिलकर भी अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को उसके आईनी किरदार में वापस धकेल देते हैं ना, तो यह पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। इमरान खान ने नवाज शरीफ को मौका दिया था कि वो जमहूरियत को चुन ले, लेकिन आज से कुछ अर्सा पहले नवाज शरीफ ने जमहूरियत की बजाय आसिम मुनीर साहब को चुन लिया, और अब वो वही कर रहे हैं। अपने बैनर्स और पोस्टर्स के ऊपर भी आसिम मुनीर साहब का फोटो लगाते हैं। तो वो जूतों के तस्मों के साथ लटक गए बेचारे, जूते पॉलिश करने में लग गए हैं। तो वो रास्ता उन्होंने खुद चुना है। इमरान खान ने इन्हें पूरा मौका दिया था जमहूरियत के लिए, और ये मौका हमेशा रहना चाहिए। सियासतदान बातचीत ही करते हैं, बंदूकें नहीं चलाते होते। हां, अगर बातचीत इस बात पे हो जाए या इस नतीजे पे ये कभी भी अपनी बातचीत के बदले में पहुंच जाए कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को उसके आईनी किरदार में रखना है, और पाकिस्तान के सियासतदान और सियासी जमातें फैसला करेंगी कि पाकिस्तान कैसे चलेगा, मुल्क को आहिस्ता आहिस्ता सिविलियन सुपरमेसी की तरफ ले जाएं, तो ये तो बड़ी कामयाबी हो जाएगी। ये होना चाहिए। राब्ते बुरी बात नहीं है, लेकिन बंदर बांट जो है वो ठीक नहीं है, लोगों को उससे तकलीफ होती है। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा शानदार किस्म का कंपैरिजन दिया है। ये कंपैरिजन मैं आपके सामने रखता हूं, और ये एक वीडियो उन्होंने जारी की है, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। इसमें पहले पेज के ऊपर इन्होंने इमरान खान साहब और आसिम मुनीर साहब का फोटो दिखाया, 2022 और 2025 लिखा, फ्रॉम बूम टू बस्ट, यानी कहां ऊंचाई से नीचे गिरावट की तरफ ले गए पाकिस्तान को। आसिम मुनीर साहब ने वैसे जुलाई 2023 में कहा था कि एक आधे साल में पाकिस्तान को, मुस्तकबिल को, वो पता नहीं मईशत को कहां ले जाएंगे, लेकिन एक साल के बाद पाकिस्तान डिफॉल्ट के दहाने पे खड़ा था, और आज पाकिस्तान की मईशत तबाही और बर्बादी की एक दास्तान है। 2.5 साल गुजर गए उनके वादे को, कुछ नहीं हो सका। अब ये जरा आदादो शुमार देखिए। जीडीपी इमरान खान साहब के दौर में 6.2% तक गया, आज 2025 में 3.3% तक, यानी लगभग 47% इसमें कमी आई है। इसके बाद जनाब जो नेक्स्ट है वो है इन्वेस्टमेंट, सरमायाकारी। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में 15.1% तक थी, और आज -13.8% तक है, यानी 191.4% इसमें कमी आ गई है। इसके बाद जो अगला शोबा है वो कर्जे हैं। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक जो कर्जे थे वो 49.2 ट्रिलियन थे, और आज ये 76 ट्रिलियन तक पहुंच गए हैं। यानी पाकिस्तान बनने के बाद से लेकर अब तक जिस तरह पाकिस्तान ने कर्जे लिए थे उससे कई गुना ज्यादा रफ्तार से इस हुकूमत ने कर्जे लिए हैं, और 55% ज्यादा कर्जे ले लिए हैं। अच्छा जी, अब इसमें आ गया बेरोजगारी। बेरोजगारी इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में 5.26% थी, और आज बेरोजगारी 7.1% है, जो कि 35% बेरोजगारी में इजाफा है। फिर जनाब गुर्बत का रेट, यानी 17.1% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे थे इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, आज 45% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। 163.2% इजाफा हुआ गुर्बत में, यानी दुगने से भी ज्यादा गुर्बत पाकिस्तान में हुई है। इसके बाद जनाब जो अगला उन्होंने डाटा जारी किया, ये तस्वीर आप साथ साथ देखते रहे, ये बता रहे हैं जी बिजनेस और इन्वेस्टमेंट में बहुत सारी, जो कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया, बहुत सारी कंपनियां पाकिस्तान छोड़ के चली गई हैं। सारी कंपनियों की उन्होंने लिस्ट दी हुई है। ये दर्जनों कंपनियां मल्टीनेशनल जो पाकिस्तान छोड़ के वापस अपने अपने मुल्कों में चली गई हैं। ये पहले पाकिस्तान में काम करती थी, अब पाकिस्तान के अंदर क्योंकि मार्जिन नहीं रहा इनके लिए तो ये चले गए। महंगाई इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में ज्यादा से ज्यादा 12% तक गई। 2024-25 में ये 30% तक भी पहुंच गई, इससे ऊपर भी गई थी। 150% तक का इन्होंने महंगाई में इजाफा किया है। सनती तरक्की, इंडस्ट्री जो है 7.20% की शरह से यह तरक्की कर रही थी, आज 4.7% की शरह है, यानी -34% इन्होंने कर दिया। ये हालात पाकिस्तान में आज 2025 के बाद। अब जनाब जी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ये जो बहुत बड़ी बड़ी सनतें होती हैं, 11.7% था इमरान खान साहब के दौर में, और -0.74% है ये, यानी 106.3% तक इसके अंदर कमी आ गई है। बेड़े गर्क कर दिया उन्होंने पाकिस्तान की मईशत का। इसके बाद टेक्सटाइल एक्सपोर्ट, जो पाकिस्तान टेक्सटाइल बाहर भेजता है, 19.3% था,
آج 17.3% ہے, 10% سے زیادہ اس میں کمی آ چکی ہے. سروسز سیکٹر, یہ جو اب خدمات جو آپ کی باہر جاتی ہیں, اس میں پاکستان 6.2% تھا, آج 2.9% ہے, اس میں بھی -53% پاکستان نیچے گیا ہے.